वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी बाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजीसी एनटी नेट हिंदी के लिए, या फिर अगर हम बात करते हैं सेट के लिए, कोई भी परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित होगी तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मेन टारगेट किया है यूजीसी नेट हिंदी के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ एपी के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी। एपी से मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसी भी स्टेट का हो। इसी के साथ साथ सेट जैसी कोई परीक्षा है, सेट सेट जैसी कोई भी परीक्षा होगी तो वहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, किसी भी स्टेट का हो। इसी के साथ जो पीजीटी की परीक्षाएं होंगी तो उसके लिए भी ये लेक्चर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी जो देखिए एलटी ग्रेड होता है, टीजीटी ग्रेड होता है, वहाँ पर तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने टारगेट किया है तो वो यूजीसी नेट हिंदी को किया है। तो बाकी आप समझ सकते हो सारा कुछ। ठीक है ना, तो काफ़ी लंबा लेक्चर रहेगा, ध्यान से आप इसको देख लेना। इसमें हम यूजीसी नेट हिंदी पी बाई क्यू पर आधारित लेक्चर है ये। इसमें हम जो यूजीसी नेट का इकाई 5 है ना, इकाई 5 उसके जो कविता भाग है उसको संपूर्ण डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड पे। ठीक है, और ये है पी वाई क्यू सीरीज है। जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, चाहे यूजीसी नेट हो गया, या सेट हो गया, या फिर कई अन्य परीक्षाओं में जो इकाई 5 से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हें यहाँ पर संकलित किया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखोगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ पर वैसे तो हमने 50 प्रश्नों को संकलित किया है, ठीक है, इस वीडियो में, परंतु अगर आप तथ्यों के हिसाब से बात करेंगे तो लगभग 150 प्रश्न यहाँ पर आपके हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तथ्य यहाँ पर मैं आपके समक्ष लाया हूँ। ठीक है ना, जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसे अपनी कॉपी पे भी नोट करते रहना, क्योंकि भविष्य में रिवीजन है तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर आपको होगा। अगर नोट्स बनाते हो तो काफ़ी फायदा होगा, अन्यथा आप नॉर्मल भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ये आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो अपना प्यार बना के रखना। ठीक है ना, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। काफ़ी समय से देख रहा हूँ जिस प्रकार का रिव्यू मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर हर दिन आपके लिए कोई ना कोई लेक्चर देता ही देता हूँ। क्यों इसलिए देता हूँ कि आपको नुकसान ना हो, परंतु जो अपेक्षा हम आपसे करते हैं वो आप अपेक्षा नहीं देते हो पैसे। ठीक है ना, तो आपको अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, तभी आनंद आता है किसी भी कार्य को करने का। ठीक है ना, चलिए खैर, आप लोग समझदार है, आप अपना सहयोग बना के रखोगे तो काफ़ी आनंद आएगा। ठीक ना, फिर आगे देखिए, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। पीडीएफ इत्यादि आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, जो भी पेड मेंबर है उनके लिए मिलेगी पीडीएफ व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, पेड मेंबर्स को। बाकी जो पेड मेंबर नहीं है उन्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर आपके नियर डियर कोई एलटी टेट की तैयारी कर रहा है, एलटी ग्रेड की, तो आप हमारा प्लेटफॉर्म सुझा सकते हो। यहाँ पर आपको एलटी टेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। साथ में अगर एलटी टेट या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी की तैयारी कोई कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसकी हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है। कोई लेना चाहता है तो उसे ले सकता है। ये देखिए, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है, इस पर सारी क्वेरी कर सकते हो आप। एक और चीज़ बता दूं, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल नहीं होगी। ठीक है ना, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड देखिए कितना सुंदर है। हर सुबह एक नया अवसर है, कुछ पाने का, कुछ सीखने का। देखिए, हर दिन जब शुरुआत में होता है तो उस दिन आप सुबह ही ये सोचेंगे कि आज मुझे कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तो आप हर कुछ सीखोगे। ठीक है ना, हर कुछ से तात्पर्य है कुछ भी अगर आप पॉजिटिव कार्य करते हो तो उससे आप सीख सकते हो। इसी के साथ साथ अगर नकारात्मक कार्य अगर आप सोचते हो कि मुझे ये सीखना है तो वो भी सीख सकते हो। इसलिए हमें क्या सीखना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ सकारात्मक कार्य को सीखना है। कुछ ना कुछ डेली हमें सकारात्मक करना है, पढ़ना है, दूसरों का भला करना है। कर भला हो भला, आपको पता ही है ना ये। इस तरह की रीति अपने
जीवन में हमें लागू करनी है, तभी जाकर हम कुछ सार्थक कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अपने जीवन में एक अच्छी रीत नहीं लाता है तो वो कामयाब नहीं होता है, वो भी कामयाब होता है, परंतु अच्छे इंसान आप होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक सुंदर हृदय होता है, उसकी सब सराहना करते हैं। जहाँ पर बुरा हृदय होता है, उसके पीठ के पीछे सारे उसकी बुराई करते हैं। इसलिए आपको अच्छा बनना है, अच्छा इंसान बनना है, और हर एक नई सुबह में कुछ सीखना है अच्छा। और अच्छा सीखोगे तो आप अच्छा पाओगे भी, लोगों का प्यार पाओगे और भगवान की ब्लेसिंग पाओगे, ठीक है ना, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपना लेक्चर आज शुरू करते हैं। तो देखिए, तो इकाई 5 आपको थोड़ा सा इसकी झलक में दिखा देता हूँ क्या है। नेट की इकाई 5 हिंदी कविता से संबंधित है। जैसे कि आपको ये भी याद रखना है जो चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। पृथ्वीराज रासो, इसमें जो रेवा तट है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं, विद्यापति की पदावली है जिसके संपादक है डॉक्टर नरेंद्र झा, और कबीर, इसके संपादक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद यहाँ पर दिए गए हैं। जयसी ग्रंथावली, इसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, और इसमें भी क्या पढ़ना था हमने, नागमती व्यूखंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तभी मैं यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ। जो मुझे लगता है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है, वैसे तो सभी को याद होगा, परंतु तब भी बता रहा हूँ, कई बार छोटी छोटी चीज़ याद नहीं रहती हैं। जो उत्तर कांड है, ये रामचरितमानस के अंतर्गत आता है। आपको पता ही है रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है, इसी के अंतर्गत है उत्तरकांड। और कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, हाँ, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हरिऔध जी की, अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध। साकेत और भारत भारती, ये किसकी रचना है, गुप्त जी की, भारत भारती। ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है यहाँ पर। और देखिए, भारत भारती होना था ये, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी है जो नेट के सिलेबस में लगी हुई है, आंसू, कामायनी। कामायनी के भी 3 ही सर्ग लगे हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग है, 15 सर्ग है, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाम बंधु। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, ठीक है। और महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन सी लगी हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल्प है प्राण मेरे, यह मंदिर का द्वीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ठीक है ना, ये आपको लगे हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा के। फिर दिनकर जी की रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं, उर्वशी तृतीय अंक लगा है, रश्मि रथी, ये भी इन्हीं की रचना है। नागार्जुन की रचना देखिए, कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। अज्ञेय की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं जो लगी है नेट में वो है गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। नेट और सेट के जो सिलेबस है सेम ही, ये याद रखना है आपने। मुक्तिबोध की रचना है भूल गलती, भ्रम राक्षस, अंधेरे में। अगला है धूमिल की रचनाएं कौन कौन सी है, नक्सलबाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, और रोटी और संसद, ठीक है। ये है हमें लगा हुआ सिलेबस। फिर देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा आ गया। इसमें क्या पूछा गया है, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में। क्या है, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आनंद में, जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा उसे हम देख लेते हैं, तो वो है विकल्प बी, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं ये। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। यह काव्य पंक्ति युगांत नामक काव्य संग्रह में संकलित है। कहाँ पर, युगांत नामक काव्य संग्रह में। देखिए, ज़्यादा लंबा ना खींच जाए तो इसे बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो पंक्ति कहूंगा अंडरलाइन करूंगा, तो उसे अपनी कॉपी पे आप अवश्य नोट करते रहना।
छायावादी कवि जो प्रमुख हैं उनकी पंक्तियां भी है यहाँ पर, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे जो पहली पंक्ति यहाँ पर दी गई है, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहता बकता, कौन कहाँ बकता। तो ये पंक्तियां होंगी जयशंकर प्रसाद की। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसे। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति होगी। दूसरी जो पंक्ति है, अपशब्द अधरों का सुना भाष में कवि हूँ पाया है प्रकाश। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं, पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्ति किसकी होगी? सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्ति होगी। फिर आगे क्या है, बेमुस्कुराते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, बेतारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। तो प्रस्तुत पंक्ति होगी महादेवी वर्मा की। तो इसको भी आपने याद रखना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं? विकल्प में है, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक से गीत लिखता है और बेचता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो सही होगा विकल्प बी। इसमें क्या दिया गया है विकल्प बी में? 1 और 2। क्या है 1 और 2 में देख लेते हैं। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, सही है ये। 2 में क्या है, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। तो ये पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार गीत फरोश में भवानी प्रसाद मिश्र ने कहनी चाहिए है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प बी होगा सही होगा ये। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर आपको दे देते हैं। आपको याद रखना है जो भवानी प्रसाद मिश्र है, ये दूसरे तार सप्तक के कवियों के अंतर्गत थे। दूसरा तार सप्तक, अगर ये पूछा जाएगा दूसरा तार सप्तक कब आया था, 1951। और जो तार सप्तक आया था वो कब आया था? तार सप्तक, इसे पहला तार सप्तक नहीं कहते, इसे सिर्फ सप्तक कहते हैं। तो ये 1941 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे है, इनके प्रमुख काव्य संग्रह, इन्हें हम देख लेते हैं, डेट के साथ याद रखने आपको। परिवर्तन जिए 1976, चकित है दुख 1968, इदम नमम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971। ये रखिए सारे याद, जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ पंक्तियां दी गई हैं और दूसरी तरफ रचना दी गई है, तो मिलान करना है इनका। तो चलिए मिलान कर लेते हैं सीधे से। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। किस प्रकार से सही होगा ये भी हम देख लेते हैं। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, ये किसकी पंक्ति, किस रचना से ली गई है? तो ये परिवर्तन कविता से ली गई है। फिर जो दूसरी पंक्ति है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, तो ये किसकी पंक्ति होगी? कामायनी की ये पंक्ति है। अगला है, सिंधु की निसीमता पर लहू लहर का लाश कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। ये पंक्ति किसकी होगी, किस रचना से ली गई है? सांध्य गीत से ली गई है ये। अगला है, उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से, तो ये प्रिय प्रवास की पंक्ति हो जाएगी। अगर आपसे यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, मैंने पीछे बताया था ना, हरिऔध जी की। सांध्य गीत किसकी रचना है? निराला जी की। कामायनी किसकी रचना है? प्रसाद जी की। परिवर्तन किसकी रचना है? पंत जी की। तो इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारा कर्कश ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं होगा वो यहाँ पर बताना है। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है, सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं। विकल्प बी है, किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। सी है, किसान राज समाज से अधिक सुखी हैं। डी, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो कौन सा सही विकल्प होगा यहाँ? तो वो हो जाएगा विकल्प डी। तो ये विचार सही नहीं होगा। कौन सा? कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। बाकी जो सही होंगे तो वो भी देख लेते हैं, जो मतलब सही हैं उर्मिला जी के विचार के अनुसार। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी है। ठीक है, ये सही होगा। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ये रचना किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की है। किस रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं? तो जो साकेत मैंने बताया था आपको, साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से ये उद्धृत होंगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 6, पुरुर्वा पुरस्तम परेहि दुरापना बात एवाह मसीम। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, इसका स्रोत क्या है? जो यहाँ पर पंक्तियां कही गई हैं आप स्वयं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ढंग से पढ़ने का तरीका होता है। तो मैंने अपने हिसाब से पढ़ लिया इसे। तो ये बताना है इसका बीज भाव का केंद्रित स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तरीय उपनिषद या फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ऋग्वेद से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, इसका जो अर्थ निकलता है, हे पुरुरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, इसका स्रोत है ऋग्वेद। और उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और इसमें कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, ये भी याद रखिएगा आप। अगला है यहाँ पर प्रश्न, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरइन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? विकल्प में है, प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दयी है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, प्रेयसी निर्दयी है। इन पंक्तियों के माध्यम से ये यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। और जो ये जो पंक्तियां हैं किससे ली गई हैं? आंसू नामक रचना से ली गई है। और आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो विकल्प में देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, श्रीधर पाठक है, राम नरेश त्रिपाठी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो इनमें कौन सा सही विकल्प होगा? तो उसको हम देख लेते हैं। तो जो विकल्प ए है ये यहाँ पर सही होगा। क्यों? सबसे पहले जो नाम आएगा तो वो आएगा श्रीधर पाठक का, पहले नंबर पे होंगे ये। दूसरे नंबर पे है हरिऔध। और तीसरे नंबर पे कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। चौथे नंबर पे है रामनरेश त्रिपाठी। अगर बात करें इनका कब कब का जन्म काल है, तो देखिए श्रीधर पाठक का है 1858 का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है 1865 का, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है 1883 का, और जो रामनरेश त्रिपाठी हैं इनका कब का है? 1889 का, 1889 का। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ, प्रिय प्रभास के संबंध में सही तथ्य हैं। तो कौन कौन से सही तथ्य हैं वो देख लेने हैं हमने। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रभास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही विकल्प होगा?
तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, 2 और 3। 2 और 3 क्या है इसे देख लेते हैं हम। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, बिल्कुल सही है ये। फिर 3 क्या है, इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, तो ये भी सही होगा। तो इस आधार पे 2 और 3 सही हो जाते हैं। फिर आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, इसे भी हम देख लेते हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं हरिऔध जी। इस महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं, तो सर्गों की संख्या 27 नहीं है, 16 है। 16। छंद और भाषा के संबंध में हरिऔध ने कहा है, क्या कहा है? भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। पुरूरबा द्वारा कहे गए संवाद हैं, तो कौन कौन से संवाद हैं पुरूरबा द्वारा कहे गए, तो देख लेते हैं हम। 4 विकल्पों में कौन कौन से होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 2 और 4। 2 और 4 नंबर के कौन कौन से हैं ये। दूसरा है मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। और चौथा कौन सा है, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है, तो इस आधार पे डी सही हो जाएगा। ये जो उर्वशी महाकाव्य है किसका होगा, दिनकर जी का। इसका प्रकाशन वर्ष कब का स्वीकार किया जाता है, 1961 का। अगला प्रश्न देखिए 13, इसमें क्या पूछा गया है। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। तो ये बताना है आपने। ये इसलिए पीछे जाकर देखा मैंने, कई बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होती है, इसलिए चेक करता हूँ इसको बीच बीच में जाकर। तो बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 विकल्प, देख लेते हैं। पहला क्या है, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता, तो जो दिए गए विकल्पों में से सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। सी में क्या है, 1 और 3। 1 और 3 देखिए, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। 3 में क्या है, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है, तो ये 2 कथन यहाँ पर सही होंगे। तो थोड़े से तथ्य यहाँ पर और देखिए। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, किस छंद में, रोला छंद में रचित है, और यह इनकी एक लंबी कविता है। कैसी लंबी कविता है, जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। पल्लव में परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कृतियां हैं पीणा 1927, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, ग्राम्या 1940 आदि। ये प्रमुख रचना है, आपको नोट करनी है, ये नहीं आती होंगी तो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 14, इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन कौन से हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सीधे ही उत्तर को। सी में कौन कौन से हैं, 1 और 3। 1 और 3 में है, राम रावण के
अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है, ये भी होगा। फिर है, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही होगा, इस आधार पे सी सही उत्तर होगा इसका। फिर अगले तथ्य देख लेते हैं हम यहाँ पर। अक्टूबर 1936 में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा में सर्वाधिक प्रभाव बंगला के कृतवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। क्या है? सीता की मुक्ति। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं है, राम एक मनुष्य के चित्र में वर्णित है। यहाँ पर मानवीय धरातल का अवतरण हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई है। ठीक है, जो भगवान को सिर्फ भगवान के रूप में नहीं बताया है, एक मनुष्य के रूप में बताया है, किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है उन्हें भी यहाँ पर। ठीक है ना, ये तो रखने हैं आपने तथ्य याद। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है? तो इस प्रश्न में पूछा गया है, कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दांजना मोपे सहा ना जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो विकल्प में है विरह की अतिशयता का, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रेम की निष्ठुरता या फिर उपालंब का। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विरह की अतिशयता का। और ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं ये। जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इनको करना अपनी कॉपी पे नोट, क्योंकि अगर रिवीजन करना होगा तो आप कैसे इतने लंबे लंबे लेक्चर देखेंगे। मैं जोर देकर कहता हूँ, आप लोग पता नहीं सुनते हैं कि नहीं। अगर सुनते हैं तो लाभ होगा, अन्यथा आपको बार बार ये लेक्चर देखने पड़ेंगे। ये जो बड़े बड़े लेक्चर होते हैं ना, इनके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटे के लेक्चर चले जाते हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर कई बार चले जाते हैं। तो अगर नोट अपनी कॉपी पे करते रहते होंगे तो आपको फायदा होगा, अन्यथा फिर से आपको ये लेक्चर देखने पड़ेंगे। बाकी देखिए, अभी तो परीक्षा है आपकी, चाहे अभी आप नोट मत करना, क्योंकि आपको फास्ट रिवीजन करना है। अगर बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि रिवीजन करोगे तो फिर से आप अगर नोट करोगे तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा आपको। आप एक तरह से यहाँ पर रिवाइज करो, आगे कोई और वीडियो देखेगा जिनकी परीक्षा लंबे समय पश्चात है, तो उनको आप, मैं कह रहा हूँ, नोट करते रहना है ये। ठीक है ना। और एक और बात, जो अगर अभी तक आप हमारे पेड टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। हर एक लेक्चर का पीडीएफ वहाँ पर विद आंसर की सेंड किया जाता है। ठीक है ना। मेंबरशिप आपको एक टाइम लेनी है, आपको सारी पीडीएफ हर एक लेक्चर का वहाँ पर मिला करेगा। डेली स्टडी मैटर वहाँ पर दिया जाता है। तो जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क स्क्रीन में आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसकी जानकारी ले सकते हो। आपको सीधे लिखना है कि हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, जो पेड है, जहाँ पर डेली आपको पीडीएफ इत्यादि दी जाती है। तो हर एक लेक्चर का भी दिया जाता है, तो जुड़ सकते हैं आप, लाभ मिलेगा आपको जुड़कर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 16, इसमें क्या पूछा गया है? तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही प्यू भी छाजनी भई गाड़ी, तन तन तिन उर भा झूणो खरी, भई बरखा दुख आगरी जड़ी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में ये किसका विचार है? यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो ये कथन किसने कहा है, ये बताना है। ये कड़वक शैली में लिखी गई रचना है। तो विकल्प में है चंद्रवली पांडे, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, श्याम मनोहर पांडे। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन होगा। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस रचना माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित तथ्य हैं। कौन कौन से संबंधित तथ्य है यहाँ पर? तो विकल्प में है नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूतात्मक चित्र प्रस्तुत हैं।
तो कौन से यहाँ पर सही होंगे? तो वो होंगे विकल्प डी। विकल्प डी में क्या है? 2 और 4। 2 में क्या है? नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। और 4 क्या है? इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर सही होंगे। बाकी देखते हैं असत्य कौन से हैं। कालिदास को नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, नहीं पता था। और इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो 2 और 4 ही सही हैं यहाँ। फिर आगे देखते हैं आगे क्या तथ्य यहाँ पर प्रमुख दिए गए हैं। तो ये मार्कर का आयु हो जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, ये रखना आपने याद। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित है। इस कृति पर सन 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। उपनाम से ये लिखते थे। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। हर एक जो चीज मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है, एक एक प्रश्न का निर्माण करती है। कैसे पूछा जाता है? प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? पुरुष किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। जो नागार्जुन है ये कैसे कवि थे? ये राजनीतिक कवि थे। और बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा है? इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का कवि किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। जो पत्रहीन नग्नगाछ है ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, अपनी नागार्जुन की। और ये किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। इसमें कितने कविताएं संकलित है? 52 कविताएं संकलित है। इन्हें इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। ये संस्कृत और मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यात्री उपनाम से लिखते थे। इनका उपनाम क्या था? यात्री उपनाम था। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। देखिए इस प्रकार से घुमा फिराकर आपको एक एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, तभी जोर देकर कहता हूँ मैं। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न संख्या 18। इसमें क्या पूछा गया है? घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। घनानंद जी की कविता से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर हमने देखने हैं। तो विकल्प में देखिए, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैया की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। अगला है, घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। तो सही कथन यहाँ पर कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा विकल्प बी। तो सही कथन में है बी। 1 और 3, 1 और 3 देख लेते हैं। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और 3 क्या है? घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयाओं की रचना की है, तो ये गलत होगा। घनानंद की कविता अभिधामूलक है, ये भी गलत होगा। अगला प्रश्न देखिए 19। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआं दद मथ घृत काढ़ लया डार दया छुया। उप उपर्युक्त पंक्तियों में जो प्रयुक्त छुया है इसका क्या अर्थ होता है? छुया का विकल्प में है छार, मट्ठा, मथानी या मक्खन।
तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा मट्ठा। चलो भाई, मट्ठा। ठीक है। जो ये पंक्तियां हैं ये भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष, कैसी संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री मीराबाई की हैं। ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। अगर इनकी प्रमुख पंक्तियों की बात की जाए तो ये है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीरा, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक एक प्रश्न का निर्माण कर रहा है यहाँ पर ये हर एक तथ्य। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं, क्या है? केवल कवित के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, या व्याकरण में पारंगत। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा विकल्प डी, 2 और 4। 2 और 4 में क्या क्या दिया गया है? ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, बिल्कुल सही। व्याकरण में पारंगत हैं, ये भी सही। केवल कवित के रचयिता, नहीं, केवल कवित के नहीं थे, और भी छंदों में रचना करते थे। केवल दोहा और तोमर के रचयिता, नहीं, ये और भी 68 छंदों के रचयिता माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी संपूर्ण व्याख्या की गई है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार चंद बरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्य इनका निजी छंद था। शिवसिंह सेंगर ने इन्हें शिवसिंह सेंगर ने इन्हें छपियों का राजा स्वीकार किया। इनकी अधूरी कृति थी पृथ्वीराज रासो, इसे इनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। फिर प्रश्न है, असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है? असाध्य वीणा विकल्प में है, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, आंगन के पार द्वार में। जो आंगन के पार द्वार है ये 1961 में आया था। और अज्ञे की अन्य प्रमुख कविताएं हैं, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। अगला प्रश्न देखिए, कबीर कुत्ता राम, राम का, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, मान, दीनता या कुंठा। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आत्मसमर्पण, इन पंक्तियों के माध्यम से दिख रहा है। प्रस्तुत दोहा किसका होगा? भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर दास, इनकी ये पंक्तियां होंगी। कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर है अरबी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। ये जो एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी में पूछा गया प्रश्न है पहले, ठीक है, कि कबीर किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है? महान या श्रेष्ठ, ये रखना याद। अगला प्रश्न देखिए, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची ए में दी गई है पंक्तियां और सूची रचनाएं दी गई हैं सूची ए में, सूची 2 में रचनाकार। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये किसकी रचना होगी? आत्मा की आंखें, ये किसकी है? चुका भी नहीं हूं मैं, ये किसकी है? कुकुरमुता, ये किसकी है? तो अगर हम सही विकल्प का चयन करते हैं तो हमें पता चलता है कुछ पते और चिट्ठियां, ये हो जाएगी रघुवीर सहाय की रचना। आत्मा की आंखें, ये हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की रचना। चुका भी नहीं हूं मैं, ये हो जाएगी शमशेर बहादुर सिंह की रचना। और कुकुरमुत्ता, ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। इस आधार पर ए का 4 कहाँ पर है? विकल्प ए में ही है, तो ये सही होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। बाकी देखिए यहाँ पर आपको मैं प्रकाशन वर्ष भी बता देता हूँ। कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989, आत्मा की आंखें 1964, चुका भी नहीं हूं मैं 1975,
कुकुरमुत्ता 1942। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो विकल्प में है, महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं। तो जो नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। 2 और 3, 2 में क्या है? छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं, शुक्ल जी ने ये माना। 3 में क्या है? महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। तो ये दोनों कथन होंगे यहाँ पर सही। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके ऊपर इन्होंने ये सही चीजें मानी हैं। तो जो असंगत होंगे इसे ये भी देख लेते हैं। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है, नहीं, ये इन्होंने नहीं माना है शुक्ल जी ने। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं, ये भी इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न, कर रही लीला में आनंद, महाचीति सजग हुई सी व्यक्त, विषव का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचीति कहा गया है? तो सही जो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, चलिए उत्तर ही देख लेते हैं हम पहले तो। इच्छा ज्ञान क्रिया, जो इच्छा ज्ञान क्रिया है, ये जो शिव की 3 शक्तियों को महाचीति कहा गया है, इच्छा ज्ञान क्रिया। तो जो ये पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं ये भी पूछा जाता है। कामायनी से ली गई हैं ये पंक्तियां, कामायनी के श्रद्धा सर्ग से। कुछ इस प्रकार से ये सारी पंक्तियां थी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए लाया हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर ले सकते हैं। पंक्तियां देखिए यहाँ पर, पूरी पंक्ति इस प्रकार से है। कर रही लीला में आनंद, महाचीति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि भविष्य में अगर यहाँ से पंक्ति पूछ जाए तो आप इसे ठीक कर सकते हो। ये वाला पोर्शन तो पूछ लिया था ना। अगला देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तो जो तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रतिपादित किया है तो वो बताना है। तो विकल्प देख लेते हैं पहले। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। संगीत नहीं, संगति है ये। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो जो दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। 1 और 4 यहाँ पर प्रतिपादित किए गए हैं। 1 और 4 में क्या क्या दिया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी होगी, बिल्कुल सही। 4 में है, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। जो जो कलयुग की घटना है वो यहाँ पर वर्णित की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। तो जो असंगत है इसे भी देख लेते हैं। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी, असंतों की संगति, तो ये यहाँ पर नहीं प्रतिपादित की है इन्होंने। फिर एक कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, ये भी नहीं। तो इस प्रकार से विकल्प 4 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जिसमें 1 और 4 है। थोड़ी सी यहाँ से व्याख्या कर लेते हैं हम। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। और रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। इसमें कुल कितने कांड हैं? इसमें है 7 कांड, जैसे मैंने बताए थे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। फिर अगला प्रश्न है, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? विकल्प में है अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी और रोटी और संसद, मोचीराम।
तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा नक्सलवाड़ी कविता से ये पंक्तियां लिखी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो नक्सलवाड़ी कविता है ये किसकी होगी, तो ये हो जाएगी धूमिल जी की। और धूमिल जी की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। अगला देखिए यहाँ पर, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। में नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या है? विकल्प में है यहाँ पर, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। तो विकल्प में यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो वो देखिए विकल्प डी, 3 और 4 यहाँ पर सही होगा। इसे चेंज ही कर लेते हैं, गायब हो जाता है ये बार बार। ये क्या हो गया? करना कुछ चाह रहे थे और हो कुछ गया। हाँ, यहाँ तक पहुंचे थे ना हम। तो 1 मिनट, पेन का ये देख लेते हैं। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सही विकल्प होगा 3 और 4। 3 और 4 में क्या क्या दिया गया है? 3 में दिया गया है, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। 4 क्या है? स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। तो ये हैं होंगे यहाँ पर इसका सही विकल्प 3 और 4। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर हम। महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। ये रखिए याद, ये हर एक रचना पूछी जाती है किसकी है किसकी नहीं। अगला प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन अभिलक्षित होता है? विकल्प में है अद्वैतवाद, भेदा भेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। थोड़ी सी यहाँ पर और चर्चा करते हैं कि जो अद्वैतवाद ये किसके द्वारा दिया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद ये किसके द्वारा दिया गया था? निम्बार्काचार्य के द्वारा। द्वैतवाद ये किसके द्वारा दिया गया था? मध्वाचार्य के द्वारा। शुद्धाद्वैतवाद ये किसके द्वारा दिया गया था? विष्णु स्वामी के द्वारा। विशिष्टाद्वैतवाद ये किसके द्वारा दिया गया था? रामानुजाचार्य के द्वारा। ये रखने हैं आपने हर एक याद, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से आपको पूछा ही जाएगा डेफिनेटली। और देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 30, 30 तो नहीं है, प्रश्न संख्या 28 है। ये दो तीन स्लाइड आगे पीछे हो गई है। सूची ए और सूची 2 को मिलाना है हमने यहाँ पर। सूची ए में पंक्ति दी गई है और सूची 2 में इसका विषय। जैसे, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, इससे क्या अभिलक्षित होता है? दूसरी है,
बीती भिवाबरी जागरी। तीसरी है ये जो यमुना के से कछार पंद फटे बिबाई के उधार। अगली पंक्ति है इस धारासाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प 4 यहाँ पर सही होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। जैसे ए का 2 में कौन सा है? कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये किसको अभिलक्षित करती है? स्त्री जागृति को। ए का 2 ये मिलान भी कर लेते हैं हम इस तरह से। बीती विभावरी जागरी, ये कैसा गान है? जागरण गान है ये। और ये जो जमुना के से कछार पंद फटे बिबाई के उधार, इससे क्या विलक्षित होता है? ये जो सामाजिक चेतना के लिए, कहाँ गया सामाजिक चेतना, सामाजिक विसंगति, ठीक है। इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम, ये किसी से प्रेरणा ले रही है? दार्शनिकता से, दार्शनिकता को बतला रही है। इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए का डी। अगला देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, तो इसका मिलान करना है। अभिकथन क्या है? कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण क्या है? मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। तो यहाँ पर हमने सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही होगा यहाँ। तो देखिए, अगर हम देख लेते हैं ए को, तो इसमें दिया है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, दोनों सही होंगे। अगला है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। अनुक्रम जैसे उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा, चिंता, संसद से सड़क तक। तो सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प डी। डी में है 3 2 4 1। देख लेते हैं हम। जो चिंता है ये 1924 में थी, अज्ञे के द्वारा संपादित या लिखित। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की है, मुक्तिबोध की रचना है ये। संसद से सड़क तक 1972 की रचना है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना हो जाएगी। उदिता ये 1980 की रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं। तो कौन कौन से सही तथ्य होंगे यहाँ पर? तो जो सही होगा तो वो होगा सीधे विकल्प सी, 1 और 4। 1 और 4 में क्या क्या दिया गया है? एक में है यह 12मासा शैली में लिखा गया है, बिल्कुल सही, 12मासा शैली में लिखा गया है इसे। और 4 क्या है? नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो असंगत यहाँ पर होंगे तो वो भी देख लेते हैं हम। 12मासा की शुरुआत जायसी ने की, नहीं, इनसे पहले भी ये चीज थी। जायसी ने जेठ अषाढ़ी नामक 13वें महीने का भी उल्लेख किया है, नहीं, ये भी असंगत होगा। तो ये दोनों संगत हैं। अगला प्रश्न देखिए 34। देसील बैना सब जन मीठा, तै तैसन जपियो अभट्ठा, ये किसने कहा था? तो ये पंक्ति थी विद्यापति की। जब हमने आदिकाल वाला पोर्शन किया था ना, मैंने जब करवाया था, उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये कविता वाला इकाई 5 वाला पोर्शन है, इसलिए यहाँ पर लाया हूं मैं इसे। अगला देखिए 35। चौरासिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। तो कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है। पहले तो आपको ये याद रखना है, ये किसकी पंक्तियां होंगी? कबीरदास की पंक्तियां हैं ये। इसमें नर्द शब्द का अर्थ है, तो नर्द शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर गोटी। क्या? गोटी। अगला देखिए यहाँ पर 36। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किस पित पित ओ कहकर संबोधित करता है? तो ये होगा सही विकल्प यहाँ पर तिलक जी को, तिलक। और अंधेरे में कविता किसकी है ये आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने बताया आपको पीछे ये। अगला है यहाँ पर 37। इसमें क्या पूछा है? अन्याय जिधर है उधर शक्ति।
अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम की शक्ति पूजा की ये पंक्ति है। यह संवाद किसने किससे कहा? तो ये संवाद कहा राम ने विभीषण से। भगवान राम ये विभीषण से पंक्ति कहते हैं। अगला देखिए 38। नैन चुबुहि जस महबट नीरु, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महबट का सटीक अर्थ है। नैन चुबहि जस महबट नीरु, नागमती वियोग खंड की इन पंक्तियों में महबट का सटीक अर्थ है। तो विकल्प में है महाबट, महकता बट, माघ की झड़ी या फिर महाबट। ये उत्तर नहीं देखना है आपने, जो पहले प्रश्नों के विकल्प देखने हैं, तब जो अगर आते हैं तो आप उत्तर लगा सकते हैं, अन्यथा सीधे उत्तर मत देखिए। ये मैंने जल्दबाजी में इस तरह से उत्तर यहाँ पर लगा दिए थे। तो सही विकल्प होगा माघ की झड़ी। क्या? माघ की झड़ी, सी। अगला देखिए देसिल बैना, ये तो रिपीट हो गया, विद्यापति की पंक्ति है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए 40। भारतेंदु भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अबर नाम से उर्दू में कविताएं लिखी थी। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोरी में रचित है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः सिमरन कविता बंगला के प्यार छंद का प्रयोग करके की है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर जो सही होगा तो वो होगा केवल बी डी ई। बी डी ई में कौन सा है? बी में देखिए दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर है फिर क्या है? गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है, सही होगा ये। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 41। इसमें क्या पूछा गया है? सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा हुआ है? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा तो वो होगा आपका बी डी ई वाला। बी डी ई में क्या क्या है? बी में है नींद में डूबे हुए से, सतपुड़ा के जंगल है। घिनौने घने हैं, कंप से कनकने से, कंप से कनकने से, ये होगा सही विकल्प 4। अगला है प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है कमेंट करिए। तो जो छंद यहाँ पर होंगे तो वो हो जाएंगे आपके विकल्प 2 वाले बी सी ई। बी सी ई में क्या क्या है? बी में है द्रुत विलंबित छंद, सी में है शार्दुल विक्रीडित, और ई में क्या है मंदाक्रांता। ठीक है, ये 3 छंद इसके अंतर्गत होंगे। अगला देखिए यहाँ पर भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती हैं? तो जो इन्हें संबोधित करती हैं तो वो करती हैं केवल ACD के माध्यम से। ACD में क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। ACD में है जोग सिखावन पांडे, इस नाम से संबोधित करती है, इन वचनों से संबोधित करती है। मधुकर मधु मधु मधुमत बारे, मधुकर मधु मत बारे, और डी में क्या है घोष बड़ो व्यापारी। ये 3 पंक्तियां या वचन यहाँ पर विकल्प के अनुसार सही होंगे। अगला देखिए कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कामायनी के सर्ग भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना? कितने सर्ग है ये बताइए आप। बताया था मैंने पहले, तो जो क्रम में यहाँ पर सही होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी वाला EBDC। लिख लेता हूँ नंबरिंग यहाँ पर मैं।
देखिए, पहले नंबर पे है श्रद्धा, श्रद्धा। दूसरे नंबर पे है काम। तीसरे नंबर पे है लज्जा। चौथे नंबर पे है कर्म। पांचवें नंबर पे है ईरा। कामायनी का पहला और अंतिम सर्ग कौन सा है? पहला और अंतिम सर्ग कौन सा है, ये आपने बताना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो इनको हमने देखना है। ये कथन कैसे आ गया यहाँ पर बोली वाला? खैर आ गया है तो देख ही लेते हैं इसको। आगे भी तो नहीं है बोली वाला ये। यहीं तक है। तो क्या बोली वाला है ये? भगेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलटा ही है। लरिया और खलटा ही है। दूसरा है उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा कौन सा होगा? तो वो देखिए, विकल्प 4 वाला। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, ये सही होगा। कथन 1 क्या है? बघेली बोली के अन्य दो नाम है लरिया और खरटाही, ये संगत है। और विकल्प 2 है, इसमें जो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। इस आधार से विकल्प डी यहाँ पर या विकल्प 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। पेन, 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 अगला देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो विकल्प में है पायस पदोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। जो पायस पयोनिधि है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं होगी, बाकी वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत ये इनकी रचना होगी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पायस पयोनिधि ये किसकी रचना है, तो ये गोविंद गिल्लाभाई की रचना होगी और बाकी इन्हीं की रचनाएं हो जाएगी। हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थी, इनकी रचनाओं की कुल संख्या कितनी स्वीकार की जाती है? 175। और काव्य ग्रंथ कितने थे इसमें? 70। अगला प्रश्न है यहाँ पर 47। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा की किस भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जा रही है यहाँ पर। तो विकल्प में है निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर या फिर श्रृंगार प्रियता की ओर। तो जो सही विकल्प होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु पूर्व काव्यधारा भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख थी, परंतु जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इन्होंने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में इनका एक प्रसिद्ध गीत भी है, रोबहूं सब मिली आबहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। अगला है यहाँ पर 48। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो विकल्प में है आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो जो सही विकल्प होगा आषाढ़ महात्म्य, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं होगी, बाकी अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा ये तीनों ही रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी। अगर आपसे ये पूछा जाएगा इनका जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में कितना महत्वपूर्ण रोल है, तो बहुत ही ज़्यादा इनका हिंदी साहित्य में रोल है। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे काव्य की बात की जाए, चाहे नाटकों की बात की जाए, चाहे उपन्यास की बात की जाए, चाहे कहानी की बात की जाए, चाहे यात्रा साहित्य की बात की जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हर एक विधा में लिखा और ऐसा लिखा कि उन्हें युगों तक याद रखा जाएगा। इन्हें हिंदी साहित्य का एक प्रधान प्रचारक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेखक कम ही समय तक जिए थे, लगभग 35 वर्ष तक जिए थे और इन्होंने हर एक विधा पे लिखा। अभी हम पीछे बात कर रहे थे ना, 175 इनकी रचनाएं मानी जाती है। यहाँ पर हमारे से एक रचना नहीं लिखी जाती इन्होंने और 75 रचनाएं लिख दी। अब देखो खुद, जिए भी 35 साल तक ही थे। ऐसे महान महान शख्सियत भारत में पैदा हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा आपको बता देता हूँ ये।
अगला क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है हिंदी भाषा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865, 1890, 1885 या फिर 1850। तो इसका जो सही विकल्प होगा 1890। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है हिंदी भाषा, इसका प्रकाशन वर्ष 1890 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1885 को, याद रखना है ये। इनकी मृत्यु कितने वर्षों की अल्पायु में हुई थी? 35 वर्ष की अल्पायु में। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी। किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। किन चीजों से प्रसिद्धि मिली? नाटक लेखन से। विशेषकर 1880 में जो आया भारत दुर्दशा, और 1881 में आया था अंधेर नगरी। और इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। क्या है ये? निबंध संग्रह है ये। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तदीय सर्वस्व, नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आंखों की किरकिरी। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, नारद भक्ति सूत्र। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद यह है, ये भी याद रखिए। इन्होंने शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे। कितने? 70, जिनमें प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मलिका या मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। फूलों का गुच्छा जो रचना है, यह काव्य संग्रह है। ये खड़ी बोली में लिखी गई इनके द्वारा रचना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से हुआ? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली या भारतेंदु प्रसून। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ। इसका संपादन ब्रजरतन दास ने किया। भारतेंदु के संपादक, भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। ये भी पंक्ति मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रेरणता के प्रथम साहित्यकार हैं कौन? तो विकल्प में है सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने पीछे ही आपको इसका उत्तर बता दिया था। ठीक है, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य के जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक भी कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं जैसे वैदिक की हिंसा, हिंसा न भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप इत्यादि लिखे। इनके निबंध देखिए, नाटक, कालचक्र, लेबी प्राण लेबी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 53, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? तो विकल्प में होगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन होगा।
तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का हमारा ये लेक्चर था। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर इस लेक्चर से आपको थोड़ा-सा भी लाभ हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो अपनी फीडबैक अवश्य देते रहिएगा, ठीक है? बाकी अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर अभी तक आप हमारे पेड बैचेज़ के साथ नहीं जुड़े हैं और साथ में पेड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आपको हर एक वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो सेंड कर दिया जाता है, ठीक है? और डेली वहाँ पर स्टडी मैटर आपको मिलता रहता है, तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कोई अन्य क्वेरी हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, उस पे आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य अपनी फीडबैक देना। धन्यवाद।